नमस्कार। आज मैं आप लोगों को गुस्तावस एडोल्फस जो कि स्वीडन का महान शासक था उसके बारे में बताऊंगा तथा मुख्य तौर पे मैं गुस्तावस एडोल्फस के सैन्य सुधारों की यहाँ पे चर्चा करूंगा। गुस्तावस एडोल्फस स्वीडन का राजा था जो कि 1611 से लेकर 1632 तक उसका शासनकाल रहा। गुस्तावस के पिता चार्ल्स नाइन्थ की मृत्यु के पश्चात 30 अक्टूबर 1611 को गुस्तावस एडोल्फस को स्वीडन का शासक घोषित किया गया। गुस्तावस एडोल्फस को गोल्डन किंग और द लायन ऑफ द नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जब गुस्तावस के पिता की मृत्यु हुई और गुस्तावस सत्ता में आए तो सत्ता मिलने के साथ साथ ही गुस्तावस को विरासत में 3 युद्ध भी उनके पिता द्वारा मिले, जिसमें पहला युद्ध जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला युद्ध डेनमार्क के खिलाफ था, दूसरा युद्ध रशिया के खिलाफ था, रूस के खिलाफ, तीसरा युद्ध पोलैंड के खिलाफ था। ये तीनों युद्ध इनको विरासत में मिले। साथ ही आप एक बार नज़र अगर डालेंगे तो जो गुस्तावस एडोल्फस हैं ये स्वीडन के राजा थे। स्वीडन और यूरोप के बीच में बाल्टिक सागर पड़ता है और उस समय जो भी युद्ध चल रहे थे वो मुख्यतः जो है वो धार्मिक युद्ध थे। धार्मिक युद्ध में भी जो है अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी में 2 सेक्ट हैं, एक कहलाता है प्रोटेस्टेंट और एक कहलाता है कैथोलिक। कैथोलिक जो सेक्ट है वो बहुत ही कट्टरपंथी सेक्ट है जो कि पूरी तरह से चर्च के नियमों का पालन करता है और ये चर्च जो है वो होली रोमन एम्पायर का जो चर्च है वहीं से उसके नियम गवर्न होते थे। जो भी वहाँ से नियम लागू होते जारी किए जाते थे वो पूरे यूरोप में लागू होते थे। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे, कुछ शासक ऐसे थे जो कि लगातार जो है समाज में और चीज़ों में परिवर्तन चाहते थे और वो जो है चर्च के खिलाफ थे। उनका मानना था कि चीज़ें जो है समय के साथ बदलनी चाहिए, तो वो चर्च की सत्ता के खिलाफ वो उठ खड़े हुए। तो उस समय गुस्तावस एडोल्फस जो प्रोटेस्टेंट थे उनके बहुत ही महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर के सामने आए और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी और कई जगहों पे इन्होंने प्रोटेस्ट जो कैथोलिक हैं उनके खिलाफ विजय हासिल की। इसके अलावा आप देखेंगे तो गुस्तावस एडोल्फस कुछ प्रमुख लड़ाइयों में लड़े, जिसमें से मुख्य लड़ाई जो है बैटल ऑफ ब्रिटेनफील्ड और बैटल ऑफ लूजन मानी जाती है। बैटल ऑफ ब्रिटेनफील्ड एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें पहली बार कैथोलिक के खिलाफ प्रोटेस्टेंट की बहुत बड़ी विजय हुई थी। और बैटल ऑफ लूजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटल ऑफ लूजन में लड़ते हुए गुस्तावस एडोल्फस शहीद हो जाते हैं, परंतु उनकी मृत्यु के साथ ही ये लड़ाई वो हारते नहीं हैं, जीत जाते हैं। यही इस लड़ाई की सबसे खास बात है कि इस लड़ाई में गुस्तावस की मृत्यु होने के पश्चात भी वो लड़ाई जीत जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि 30 ईयर्स वॉर्स का जिक्र किया जाता है। 30 ईयर वॉर्स जो होती है वो बेसिकली वही मैंने पहले बताया कि ये जो है युद्ध प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में लड़ा जा रहा था और वही चल रहा था, ये उसी का परिणाम है। और ये जो युद्ध है वो पीस ऑफ वेस्टफैलिया 1948 के साथ ही ख़त्म होती है। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जहाँ जहाँ भी लगे आप स्क्रीनशॉट इसको लेके देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ मुख्य तौर पे गुस्तावस एडोल्फस के जो सैन्य सुधार थे वो क्या थे। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि गुस्तावस एडोल्फस ने जो इर्रेगुलर आर्मी होती थी, अनियमित जो सेना थी, उसको नियमित सेना में पहली बार गुस्तावस ने कन्वर्ट किया। और गुस्तावस एडोल्फस जो है वो उन्होंने जो है अनिवार्य सैन्य भर्ती की। क्योंकि स्वीडन जो है बहुत छोटा सा देश था और उसमें पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो गुस्तावस का मानना था कि लगभग हर नागरिक जो 10वां नागरिक है वो सैन्य शिक्षा ले, जिसमें जो एज ग्रुप रखा गया वो 16 से 60 साल तक रखा गया। और ये काम जो है वो चर्च को दिया गया कि चर्च जो है इनकी जो भर्ती है वो करे। इनकी भर्ती के साथ साथ ही इनका नियमित जो है ट्रेनिंग, ड्रिल, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। और साथ ही रिलीजियस जो इन्फ्लुएंस है चर्च द्वारा वो बनाया जाता था, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो, जिसकी वजह से गुस्तावस उस समय जो है बाकी जो यूरोप था उसमें इनकी जो फोर्सेस थी बहुत ही डोमिनेटिंग साबित हुई और इन्होंने कई जगहों पर विजय हासिल की। आप यहाँ देख रहे होंगे कि गुस्तावस एडोल्फस
का जो स्वीडन का जो बजट था उसका 5/7 जो हिस्सा था वो आर्मी पे खर्च होता था। ठीक। इनकी जो सेना थी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो था, उसमें मुख्य तौर पे 3 भाग थे। एक था इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, दूसरा था कैवलरी यानी घुड़सवार सेना, तीसरा था आर्टिलरी यानी कि तोपखाना, और चौथा जो नेवी था वो गुस्तावस ने डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत सफल नहीं हो पाया। इसकी आवश्यकता इसलिए भी नहीं समझी गई क्योंकि गुस्तावस जो है ज़्यादातर लड़ाइयाँ यूरोप में की ज़मीन पर आके लड़ता था, तो नेवी का बहुत रोल उसको समझ में नहीं आया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने बहुत इंपॉर्टेंस इसको दिया नहीं। इस वजह से नेवी बहुत डेवलप नहीं। नेवी का जो मेन रोल था वो केवल जब वो अपना बाल्टिक सागर ये क्रॉस करते थे तो उस समय सेना की सुरक्षा के लिए नौसेना का इस्तेमाल किया जाता था। गुस्तावस ने जो है वो रेजिमेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इनके रेजिमेंट्स में आप देखेंगे कि एक प्रोविंशियल रेजिमेंट था जिसमें जो है एक रेजिमेंट में 3264 आदमी होते थे, और वो आगे चल के 12 जो है कंपनीज में डिवाइड किया गया। एक कंपनी में 272 सैनिक शामिल होते थे। इसके अलावा इनका एक कैवेलरी का फोर्स थी। कैवेलरी फोर्स में क्या थी, 13 कंपनियां थी। एक कंपनी जो होती थी वो 250 सैनिकों की होती थी। तो इस तरह से देखेंगे तो लगभग जो है वो 3250 कैवेलरी मैन इनके पास घुड़सवार सैनिक थे। फिर आगे हम देखेंगे कि इनके पास एक फील्ड रेजिमेंट था। फील्ड रेजिमेंट जो था उसमें 1776 लोग एक रेजिमेंट में होते थे, जिसमें 8 कंपनियां होती थी। एक कंपनी 147 सिपाहियों की थी, और एक जो कंपनी थी उसमें जो है 21 ऑफिसर, 54 पाइकमैन। पाइकमैन क्या होते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं सिपाही, इसकी इस जो बाएं हाथ में इसने ले रखा है इसी को पाइक कहते हैं। ये भाले जैसी चीज़ होती है जो आगे नुकीली होती है। ये छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। तो ये पाइकमैन था। इसमें आप और देखेंगे इस फोटो में कि ये जो इसके गले में बेल्ट लगी हुई और इससे जो चीज़ें लटकी हुई हैं ये क्या है, कारतूस है, कार्ट्रिज। इसके हाथ में एक जो है वो मस्केट है। मस्केट जो गुस्तावस एडोल्फस के समय इस्तेमाल होती थी वो ज़्यादातर व्हील लॉक मस्केट थी, जो कि जो है वो मैच लॉक मस्केट जो थी उसका जो है एडवांस वर्जन था, और आगे चलकर ये बढ़ के तो कार्ट्रिज जो है वो पहली बार गुस्तावस एडोल्फस ने बनवाया था। गुस्तावस एडोल्फस को कार्ट्रिज यानी कि कारतूस का जनक भी कहा जाता है। इससे क्या होता था कि बंदूक को भरने में जल्दी होती थी और जो फायर पावर है वो बढ़ चुकी थी। अब हम बात करेंगे कि जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था इसमें जो पहला है इन्फेंट्री। तो इन्फेंट्री यानी पैदल सेना। पैदल सेना के बारे में अगर हम बताएंगे तो पैदल सेना के पास जो है वो प्री लोडेड कार्ट्रिज होती थी और व्हील लॉक मस्केट के साथ ये जो है लड़ाई करते थे। ये बहुत जल्दी मस्केट भर लेते थे और ये फायरिंग करते थे। इसमें जो है वो मुख्यतः जो पैदल सेना का था वो गुस्तावस एडोल्फस ने एक टैक्टिक्स डेवलप की थी जिसको कहा जाता था वोली फायरिंग। वोली फायरिंग में क्या होता था कि इसमें 3 पंक्तियों में सैनिक खड़े हो जाते थे। पहली पंक्ति बैठकर, दूसरी पंक्ति झुककर और तीसरी पंक्ति सीधे खड़े होकर एक साथ फायर करती थी। इससे क्या होता था कि 3 पंक्तियों द्वारा फायर करने की वजह से जो फायर पावर है वो बहुत बढ़ जाती थी। इसके अलावा एक 6 रैंक का भी था कि जिसमें 6 पंक्तियों में वोली फायरिंग की जाती थी। पहले 3 पंक्ति और 3 पंक्ति फायर करके वो हट जाती थी, पीछे जाती थी, और अगली 3 पंक्ति वो आगे आती थी, फायर करती थी, फिर वो पीछे हट जाती थी। इस तरह से अल्टरनेट आगे पीछे करके वो फायरिंग करते थे। कैवेलरी के बारे में अगर हम जिक्र करेंगे तो कैवेलरी के बारे में, कैवेलरी का जो एक मेन टैक्टिक्स था कैराकोल टैक्टिक्स। इसमें क्या था कि जो कैवेलरी मैन आप देख रहे हैं जिस तरह से ये छोटी पिस्टल डेवलप की गई थी, ये भी गुस्तावस एडोल्फस ने ही इसको डेवलप कराया था। इसमें जो है पिस्टल वो लोड करके और कैवेलरी मैन जो घुड़सवार सैनिक हैं वो बहुत तेज़ी से दुश्मन की सेना की तरफ जाते थे और फायर करके वापस आके अपनी सेना के सबसे पीछे जाके खड़े हो जाते थे। उसके बाद वो फिर अपना लोड करते थे और लोड करने के बाद वो फिर से फायर करते थे और इस तरह से वो भाग के पीछे चले जाते थे। तो बार बार ये चीज़ें रिपीट होती थी। इसको कैराकोल टैक्टिक्स कहा गया। कैवेलरी में घुड़सवार सेना में 2 तरीके के थे। क्रूजियर थे जो कि हैवी फायर पावर जिनके पास थी। दूसरे जो आते थे वो आते थे ड्रैगून्स। ये हल्की घुड़सवार सेना होती थी।
कई बार इनका काम जो है वो टोही दल की तरह भी होता था कि वो जाते थे और चीज़ों का पता लगा के दुश्मन की टोह लेके चले आते थे। आर्टिलरी की अगर हम बात करेंगे तो गुस्तावस एडोल्फस ने छोटी छोटी तोपों का निर्माण कराया जो कि हल्की थी, और इतनी हल्की तोपों का निर्माण कराया, मैदानी तोपें। मैदानी तोपों के निर्माण का जो श्रेय है वो गुस्तावस एडोल्फस को ही जाता है। इसमें जो सबसे हल्की मैदानी तोप थी उसको एक घोड़े या 3 सैनिकों द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता था। इन्होंने जो दीवार भेदी जो तोपें थी, दीवार तोड़ने वाली तोपें थी, उसको भी हल्का कराया ताकि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सके। जैसा कि हमने पहले बताया कि गुस्तावस एडोल्फस स्वीडन का राजा था और वो बाल्टिक सागर पार करके आता था युद्ध करने के लिए, तो इस वजह से भी वो चाहता था कि चीज़ें हल्की रहेंगी ताकि उनको हमें आगे ले जाने में सुविधा हो, जहाँ हम चाहें उसको ले जा सके। इसलिए भी गुस्तावस एडोल्फस ने जो बंदूकें थी उसकी नाल छोटी कराई, मस्केट्स की, पिस्टल बनवाए घुड़सवार सेना के लिए, साथ ही जो तोपें थी उनका भी साइज़ कम कराया, हल्का कराया, और जो क्षमता थी उसको बढ़ाया गया। हमने जैसा कि पहले जिक्र किया था नेवी की बात करें जिसमें जल सेना में एक बार गुस्तावस ने कोशिश की थी, तो एक शिप था इनका वासा का निर्माण कराया जो कि वॉरशिप था, लेकिन वो वॉरशिप बहुत दिन चला नहीं, और 1628 में वो डूब गया बाल्टिक सागर में। इसके बाद क्या हुआ कि जो उनका नेवल मिनिस्ट्री थी वो बिल्कुल क्राइसिस में आ गई, जिसके पास जो है वो पैसा बहुत नहीं था। यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे तो ये जो एक यहाँ पोस्टर दिया गया है ये वासा का चित्र है, जो उनका शिप था वासा। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये वासा का चित्र दिया गया है। ठीक है, वासा जो है वो 1928 में किस तरह से डूब गया वो इसमें हम दिखा रहे हैं। ठीक, आप चाहें तो ये सब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अपने मोबाइल से, जिससे कभी भी आपको पढ़ने में सुविधा होगी। तो आज हमने आपको बताया कि जो गुस्तावस एडोल्फस था उसके बेसिकली मिलिट्री रिफॉर्म्स क्या थे, वो किस तरह का शासक था और उसने क्या किया। 1632 में जो लूजन का युद्ध था, बैटल ऑफ लूजन, इसमें लड़ते हुए जो है गुस्तावस एडोल्फस मारा जाता है। और इसके बाद गुस्तावस के मरने के बाद उसकी जो बेटी थी वो सत्ता में आ जाती है, जिसका नाम क्रिस्टीना था, जो कि 6 नवंबर 1632 से 6 जून 1654 तक रही। क्रिस्टीना जब शासन में आई तो बहुत छोटी थी, तो उसको राजा बना के और उसकी माता और बाकी जो उनके सहयोगी थे उनके द्वारा शासन चलाया गया। 18 साल की होते ही फिर उसे सत्ता उसके हाथ में दे दी गई, और क्रिस्टीना जो है वो क्वीन ऑफ द स्वीडन थी और शासन की 1654 तक। धन्यवाद।